हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक, हम लोगों का भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 4 क यानी 51 अनुच्छेद 51 क तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो है भाग 5 चालू करेंगे और पढ़ेंगे सरकार। भाग 5 देखिए, भाग 5 जो है ना वो केंद्र की है। ठीक, केंद्र का सरकार यानी सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सरकार के बारे में पढ़ेंगे, सरकार के बारे में। ये सरकार जो है ना, ये भाग 5 में ये केंद्र की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, केंद्र। और जो भाग 6 होगा ना भाग 6 ये भी सरकार है। ठीक, ये भी सरकार है। ये राज्य या प्रांत का प्रांतीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो भाग 6 में तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 5 यानी केंद्र यानी सरकार। ठीक, तो अब तक का वीडियो हमारा जो है आप लोगों को कैसा लगा, और जो भी चीज़ आप लोगों को परेशानी हो रही है, जो भी चीज़ अगर समझ में ना आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए हमसे और उसका हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं आज सरकार। सरकार देखिए, 1 भाग 5 या 1 भाग 6 दोनों का रिव्यू टेस्ट साथ ही में कर लेते हैं। ठीक, कार्यपालिका। जब हम शुरू में आप लोगों को सरकार के बारे में बताए थे तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक बताया था विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। तो उसमें हमने विधायिका शुरू में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम शुरू में कार्यपालिका करेंगे। ठीक है, विधायिका जिसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, न्यायपालिका। ठीक, देखिए भाग 5। ठीक, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है। ये जो है ये 52 से 78 यानी आर्टिकल 52 से 78। ये आर्टिकल जो है 79 से 123। ये 124 से 147। ठीक, आर्टिकल 147। जो भाग 6 है वो 152 से 167। ये 168 से 213। ये 214 से 237। ठीक, ये भाग 6 है, भाग 6। ठीक है। तो ये भाग 6। भाग 5 तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो यहाँ से देखिए, हम 51 क तक अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कार्यपालिका को छोड़ते हैं। ठीक है, कार्यपालिका को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि विधायिका पढ़ लेंगे तभी कार्यपालिका हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यानी ये 52 से 78 तक हम इसको अभी स्किप करते हैं और पहले केंद्रीय विधायिका पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद कार्यपालिका को पढ़ा जाएगा, तब न्यायपालिका को पढ़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब। भाग 5। भाग 5 क्या है? केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका देखिए, इसमें केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय न्यायपालिका है। ठीक है, इसमें न्यायपालिका है। यानी ये भाग 5 जो है ये तीनों बताता है, यानी अनुच्छेद ये टोटल ये कितना से कितना तक है? ये 79 से
अनुच्छेद 123 तक, यानी यही हम लोग पढ़ेंगे आज केंद्रीय विधायिका में। ठीक है, तो हम लोग केंद्रीय विधायिका को केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद। केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद। संसद यानी विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था। केंद्रीय विधायिका में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है ऊपरी सदन, एक होता है ऊपरी सदन और एक होता है निचली सदन। ठीक, निचली सदन को हम लोग कहते हैं लोकसभा। लोकसभा। और ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। ठीक, इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है हमारा संसद। संसद का गठन। ठीक, संसद का गठन किसमें है? अनुच्छेद 79। ठीक है, संसद का गठन किसमें है? 79 में है। ठीक, तो अब देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। गला में खराश हो गया है। देखिए, राज्यसभा एक है, लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा। देखिए, राज्यसभा जो है ना वो अनुच्छेद 80 में है। ठीक, लोकसभा जो है ये अनुच्छेद 81 में है। ठीक, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या है 250। 250। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या कितनी है? 552। ठीक है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में। ठीक, संसद का गठन किस में है? संसद का गठन किस में है? 79 में। ठीक, संसद का गठन 79 में है। देखिए, सिंपल भाषा में लिखते हैं, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, इसको भी करते हैं सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या। ठीक, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, एमएलए द्वारा चुने गए सदस्य। ठीक, 250 में से 12 निकाल देंगे, सदस्य कितने हो गए इसमें? 238 सदस्य। यानी 250 सदस्यों में 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत करता है, यानी अपना प्रतिनिधि भेजता है 12 सदस्य। और जो 238 सदस्य होते हैं ना वो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। अभी बताएंगे इन लोगों के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। ठीक, अभी इसका एक ऐसे रिव्यू देख लीजिए। अभी तो एमएलए द्वारा कितने चुने जाते हैं? 238। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 233। यानी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 233।
तो 12 और ये, ठीक, दोनों मिला देंगे तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 200 245 सदस्य हैं। ठीक, देखिए सवाल देखिए, पूछेगा कि राज्यसभा में सीटों की कितनी संख्या है, तो आपका आंसर 250 होना चाहिए। ठीक, राज्यसभा में सीटों की कितनी संख्या है, चाहे राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है, तो 250 होगा। ठीक है, ये तो 245 क्योंकि एमएलए द्वारा जो 238 सदस्य चुने जाते हैं वो फिलहाल में 233 सदस्य ही वर्तमान में है, और ये 12 सदस्य मनोनीत, टोटल जो है 245 सदस्य बैठ रहे हैं, लेकिन बैठने की संख्या जो है 250 लोगों की है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इसमें 5 लोग अनुपस्थित हैं। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250, याद रखिएगा इसको। ठीक, ऐसे तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 552, ये कन्फर्म है 552। ठीक है, सवाल पूछता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552 है। ठीक, देखिए जनता द्वारा चुने गए दो 552 में जनता द्वारा कितने चुने गए? 550। और ये एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, ठीक, एंग्लो इंडियन, ये कितने हैं? 2 सदस्य हैं। यानी 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में रखा गया है। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं अंग्रेजी मूल के भारतीय लोगों को ही एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी मूल के भारतीय लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो ये इन लोगों की 2 सीट जो है राष्ट्रपति द्वारा, ये क्या है कि कन्फर्म है, यानी ये राष्ट्रपति के माध्यम से ही लोग चुने जाते हैं। ये राष्ट्रपति अपने मनोनीत करके भेजता है, राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा है। अब जनता द्वारा कितने चुनेंगे? 550। 550 में राज्य से कितने हैं? 530। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? 20। ठीक है, लेकिन 20 सदस्यों में, ये तो 20 सदस्य हैं। ठीक, ये 530 सदस्य हैं, लेकिन 20 सदस्यों में वर्तमान में 13 सदस्य ही मौजूद हैं। ठीक, वर्तमान में 13 सदस्य ही मौजूद हैं। ठीक, तो इस तरह टोटल जो है लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 530 और 13, 543, 2 545। ये वर्तमान की स्थिति है। ठीक है, अब तो ये भी सुना जा रहा है कि एंग्लो इंडियन का भी पद जो है अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये सीट बनी रहेंगी। ये भी बताऊंगा कि ये सीट कब तक बनी रहेगी। ठीक, आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल पूछे जाएगा कि राज्यसभा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? राज्यसभा अनुच्छेद 80। उसमें सीटों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। ठीक, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। ये 552 करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस पे मत जाइएगा, ये तो बताएं कि नहीं, ये तो वर्तमान में क्या स्थिति है इन लोगों की। ठीक, तो ये था संसद और ये था राज्यसभा के सदस्य, और थोड़ा बहुत इनके बारे में और जानते हैं। ये देखते हैं कुछ पॉइंट इन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं इस सीटों से रिलेटेड। इसमें पहला पॉइंट है संसद में
सीटों का उपरोक्त निर्धारण 1971 की जनगणना पर आधारित जनगणना के आधार पर किया गया है। लेकिन 27वां संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित माना जाएगा। देखिए, कह ये रहा है कि संसद में जो उपरोक्त मतलब जो सीटों का जो उपरोक्त निर्धारण किया गया था ना, वो 1971 की जनगणना पर किया गया था ना। लेकिन जब 27वां संविधान संशोधन किया गया तो ये कहा गया कि अब जो सीटों का परिसीमन है ना, वो 2001 की जनगणना पर आधारित माना जाएगा। ठीक है, जो सीटों का परिसीमन है, देखिए जब शुरू की बात है ये कि जो सीटों का उपयुक्त निर्धारण हुआ था ना, ये 1971 की जनगणना पर आधारित हुआ था। लेकिन जब सीटों का परिसीमन किया गया तो ये 2001 की जनगणना पर आधारित माना जाएगा इसे। ठीक, किस संशोधन में कहा गया? 27वें संशोधन में। देखिए, परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र या जनसंख्या को देखते हुए उसमें सदस्यों के जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कि कोई प्रतिनिधि है, ठीक, कोई प्रतिनिधि है, कहीं वो 40 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई और प्रतिनिधि है कहीं 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई तीसरा प्रतिनिधि है वो 15 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सरकार क्या कराएगी कि उसका परिसीमन कराएगी, देखेगी कि क्षेत्रफल किसका बड़ा है, किसके संसदीय क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या आ रही है। तो उस जनसंख्या जहाँ 40 लाख जनसंख्या वहां क्या करेगी कि 2 से 3 संसद सदस्य बनाएगी। ठीक, तो किसी किसी जिले में 2-2 संसद होता है, क्योंकि किसी किसी जिले में जनसंख्या अधिक होगी तो उसका परिसीमन कराएगी और देखेगी कि एक प्रतिनिधि इतने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, पूरा जो भी योजनाएं आ रही हैं वो योजनाएं पूरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें वो बंटवारा करेगी। बंटवारा परिसीमन करके उसी को परिसीमन कहा जाता है। बंटवारा ये करेगी कि जहां एक सदस्य 40 लाख जनसंख्या को लेकर चलता था, अब उसमें 2 या 3 सदस्य 40 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो इसी को परिसीमन कहा जाता है। आई होप अच्छे से समझे होंगे परिसीमन। ठीक, राज्यसभा में 250 सदस्य बताया और लोकसभा में 552। ठीक, तो सीटों की यह संख्या यानी 250 और 552 सीटों की यह संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ठीक, इसका कहने का मतलब ये 84वें संविधान संशोधन में कहा गया। जब 84वां संविधान संशोधन किया गया तो ये कहा गया कि 2026 तक अब कोई परिसीमन नहीं होगा। 2026 तक ये सीट जो है ऐसा ही रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो भले ही राष्ट्रपति ने 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया है तो 552 सीट रह गई, लेकिन वो 552 नहीं मानी जाएंगी। ये 2026 तक वो 552 ही मानी जाएंगी, वो 550 नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि 2026 तक 64वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि ये जो सीट है ना, ये 2026 तक यथावत बनी रहेगी ना, तक 2026 तक। 2026 के पहले उन्हें एक सीट कम हो सकता है ना, अभी एक सीट बढ़ सकता है, ठीक है। अब तो फिलहाल में नई संसद भी बन चुकी है, शायद उसमें अब 850 की 884 अब लोकसभा का सीट हो गया है और 380 उसी सीट जो है राज्यसभा में बन चुका है। तो वो अभी वैसा ही वो उतने ही सदस्य बैठेंगे जितने सदस्य फिलहाल में बैठते हैं, क्योंकि उसका परिसीमन जो है अब 2026 के बाद ही किया जा सकता है कि अब परिसीमन करके अब 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं ना। 2026 तक आप एक सीट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सवाल पिछली बार UPSSC पेट में पूछा था कि लोकसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है, तो उसमें 550, 552, 545 और 540 इतना तक दिया था। तो बहुत से लोगों ने 550 किया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये पढ़ाया था कि 2 एंग्लो इंडियन हट गए हैं। ठीक, अरे भाई 2 एंग्लो इंडियन हट गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 64वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि 2026 तक ये सीटें जो हैं यथावत बनी रहेंगी, यानी वैसा ही रहेंगे चाहे वो सदस्य भले ही हट गए हैं। ठीक, सीटों की संख्या पूछा है तो ये 2026 तक ऐसे, यानी 2026 तक जो भी सवाल पूछेगा वो 552 ही रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। राज्यसभा का गठन, देखिए राज्यसभा का गठन 1980 के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, लेकिन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952। ये राज्यसभा का गठन 1952 में 3 अप्रैल को किया गया था। लोकसभा का 17 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952। लेकिन दोनों का पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक कब हुआ था? संसद में पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। 13 मई 1952, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इसमें चौथा पॉइंट है कि संसदीय आम चुनाव कब हुआ था, यानी संसदीय चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली संसदीय चुनाव कब हुआ था? जिसको कहते हैं आम चुनाव, ये 1952 में हुआ था, ठीक है। संसदीय चुनाव यानी आम चुनाव कब हुआ था भारत में? 1952 में। हमने ये बताया था कि जो संविधान सभा था ना, उस संविधान सभा का विघटन नहीं किया गया था। आप लोगों को बताया था पिछले क्लासों में जब राज्य व्यवस्था और संविधान का बेसिक पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि जो संविधान सभा है ना, उसका संविधान 1950 में एकदम पूर्ण गणराज्य बन के रेडी हो गया था, लेकिन वो विघटन नहीं किया गया था। उसको अंतरिम संसद के रूप में यानी अंतरिम सरकार के रूप में चलने दिया गया था, और वो 1952 तक वो संविधान सभा जो चलता रहा, ठीक। तो 1952 में पहली बार जब चुनाव हुआ तो संविधान सभा का विघटन किया गया था, ठीक। संविधान सभा का विघटन किया गया था। तो भारतीय पार्लियामेंट का नाम, उसको हम लोग संसद कहते हैं, ठीक। उसका अनुच्छेद जो है 79 के तहत उसका गठन किया गया है, और इसमें 2 सदन हैं, एक ऊपरी सदन, एक निचली सदन। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं, निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। अनुच्छेद 80 और 81 के तहत इन लोगों का गठन किया गया है, और इनमें राज्यसभा में 250 सीट हैं और लोकसभा में 552 सीट हैं, ठीक। ये सीटें जो हैं 2026 तक यथावत बनी रहेंगी, और ये 44वें संविधान संशोधन में कहा गया है, ठीक। और ये पूछता है कि सीटों का परिसीमन किस जनगणना के आधार पर माना जाता है? तो 2001 की जनगणना पे ये माना जा रहा है, ठीक है। 27वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है, ठीक। तो कुछ संसदों के नाम भी जान लेते हैं। भारत का जानते ही उनको संसद कहा जाता है।
भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। कुछ और देशों के भी नाम जान लेते हैं। संसद देश, ठीक। डायट, एक डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान। नेसेट, ये इजराइल, ठीक। बुंदेस्टाग, बुंदेस्टाग ये जर्मनी, ठीक। शोरा, शोरा ये अफगानिस्तान, ठीक। एक अफगानिस्तान की है लोया जिरगा, लोया जिरगा ये अफगानिस्तान की कबायली संसद कहा जाता है इसको। कबायली लोगों का संसद है, कबायली संसद ना, अफगानिस्तान की कबायली संसद है ये लोया जिरगा, ठीक। राष्ट्रीय पंचायत, ये कहाँ की है? ये नेपाल की है, ठीक। मजलिस, मजलिस, मजलिस कहाँ की है? ईरान की है। कांग्रेस, कांग्रेस ये जो है अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, ठीक है। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ये ब्रिटेन की संसद का नाम है। ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद का नाम है। एक अपना बेटा है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान के संसद का नाम है, ठीक। नेशनल असेंबली। अब देखते हैं राज्यसभा, ठीक। तो अगली हेडिंग है हम लोगों की राज्य सभा की अवधि व निर्वाचन, निर्वाचन। राज्यसभा की अवधि व निर्वाचन। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक। कमेंट करके बताइए तुरंत। देखिए इसमें पॉइंट से समझेंगे। राज्यसभा जो है ना, यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। पहला पॉइंट अस्थाई सदन है। जब अस्थाई सदन है तो इसका विघटन होगा कि नहीं होगा? बताओ। इसका विघटन नहीं होगा। जब अस्थाई सदन है तो इसका विघटन कैसे होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं। और इतने ही सदस्य, और इतने ही सदस्य, इतने ही सदस्य नए सदस्य, इतने ही नए सदस्य पद धारण करते हैं। पद धारण करते हैं, ठीक। इसमें तीसरा पॉइंट देखिए, राज्यसभा जो है ना, ये एक अस्थाई सदन है।
अस्थाई सदन का मतलब कि इसका विघटन नहीं होगा, ठीक, इसका विघटन नहीं होगा। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का चुनाव होता है और उसमें से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही 1/3 सदस्य वो तुरंत नए पद धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नए धारण कर लेंगे ये 6 साल रहेंगे, जो पहले के बीते हैं उनको फिर वो लोग अपना रिटायर हो जाएंगे तो फिर चुनाव होगा 2 साल के बाद। तो ऐसे इन लोगों की जो प्रक्रिया है ना ये चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। ये लोग ऐसे लोकसभा में क्या है कि 5 साल के बाद सभी सदस्य घर चले जाते हैं, ठीक, फिर चुनकर नए लोकसभा का फिर गठन होगा। तो इसका विघटन नहीं होगा, ये 1/3 सदस्य ही रिटायर होते हैं, तभी 2/3 सदस्य मौजूद रहते हैं, ठीक है। जो इसके पहले हम बताए थे कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। किसमें? राज्यसभा में। पढ़ तो राज्यसभा रहे हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्यों में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ठीक। तो मनोनयन 12 सदस्यों का जो करते हैं ना, ये अनुच्छेद 80(1) के तहत करते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80(1) के तहत करते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक। और ये 12 सदस्य आते कहाँ से हैं लोग? ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ये लोग किस क्षेत्र से आते हैं, कहाँ से इन लोगों को राष्ट्रपति उठाकर बैठा देता है इन लोगों को राज्यसभा में, ठीक। तो ये खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, कला, विज्ञान, समाज सेवा, समाज और सेवा से निरंतर जो आते हैं, यानी इन 6 क्षेत्रों में जो हस्ती होते हैं, हस्तियों, इन 6 क्षेत्रों की हस्तियों को, जैसे क्या है कि खेल से देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जो सचिन तेंदुलकर है ना, वो राज्यसभा के सांसद है, राज्यसभा के सांसद है, ठीक, राज्यसभा के सांसद हैं वो। तो वो खेल से जगत से जुड़ा है, उनको मनोनीत किया गया है, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो ऐसा ही साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, यानी इन क्षेत्रों से जो हस्तियां होते हैं, उन हस्तियों को उठाकर क्या करता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में बैठा देता है, देखता है कि कौन किस चीज में आगे है, कौन विज्ञान में आगे है, कौन कला में आगे है। अगर उनको लगता है कि ये संसद के लिए निपुण है तो उनको संसद में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त कर देता है। तो ये 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत। और ये आते कहाँ से हैं सदस्य? ये खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, इन क्षेत्रों से आते हैं। तो 12 सदस्य हो गए। जो 238 सदस्य हैं ना, 238 सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। इन लोगों का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, ठीक है, से होता है। देखिए अब सवाल है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, जब राष्ट्रपति का जब चुनाव पढ़ाएंगे ना तो उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति को हम बताएंगे, ठीक, थोड़ा डिटेल बताएंगे। देखिए इन लोगों का जो चुनाव होता है ना, ये चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही होता है, से होता है, लेकिन चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इन लोगों का अप्रत्यक्ष होता है।
अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, अभी बता रहा हूँ। देखिए, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता जो है ना, देखिए जनता क्या करती है, जनता अपने प्रांतों में जनप्रतिनिधि यानी एमएलए को चुनती है, यही एमएलए ठीक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक। ये अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये यही है 238 सदस्यों का 238 सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल सक्रिय पद्धति से होता है। और ये अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि पहले जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, वो प्रतिनिधि जो है एमएलए जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वही राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। तो ये सीनियर सदस्य होते हैं, ठीक है, ये सीनियर सदस्य। क्यों? क्योंकि पहले एमएलए चुने जाएंगे, एमएलए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ठीक। तो ये सीनियर सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है, तो ऊपरी सदन में उच्च लोग ही बैठेंगे। राज्यसभा के लिए खुला मतदान होता है। आज हमने क्या किया कि ब्लैक और नीला को आज नीला ही मार्कर में दोनों इंक को फिल कर दिया, इसीलिए आज का जो कलर है ना थोड़ा अजीब दिख रहा है। राज्यसभा के लिए खुला मतदान होता है ना, जिससे क्या होता है खरीद फरोख्त, यानी जिसे खरीद फरोख्त, जिसको हार्स ट्रेडिंग कहते हैं, हार्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग से बचा जाए, क्रॉस वोटिंग से बचा जाए। देखिए खुला मतदान इसलिए करते हैं ना कि जिसे खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग से बचा जाए ना, ठीक। हार्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग से बचा जाए। क्रॉस वोटिंग किसे कहते हैं कि जो सदस्य होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो पैसा लेकर अपनी पार्टी लाइन में वोट न देकर दूसरे पार्टी को वोट दे देना, इसीलिए इसमें खुला मतदान होता है। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी पार्टी लाइन में जाकर वोट न देकर, पैसा लेकर अपने पार्टी लाइन में वोट न देकर किसी दूसरे पार्टी लाइन में वोट दे देना, इसी को क्रॉस वोटिंग कहते हैं, ठीक। तो इसी क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए जो है कि चुनाव आयोग जो है कि राज्यसभा के सदस्यों का खुला मतदान कराती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए सदस्यों का चुनाव तो होता है, इसमें जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं वो, ठीक है। राज्यसभा के लिए किसी भी राज्य का अन्य किसी राज्य में अन्य किसी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। चलिए नहीं समझ में आया, बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम जाकर असम से भी राज्यसभा सीट से लड़ सकते हैं, हम जाकर गुजरात की किसी भी राज्यसभा सीट से लड़ सकते हैं। यानी हम किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा की उम्मीदवारी का दावा कर सकता है, ठीक। और राज्यसभा के जो सदस्य होना वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। जो सीट होते हैं ना, यानी राज्यसभा का जो सीट होता है किसी राज्य में, वो जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित होता है, ठीक। देखिए जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में सीट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक। तो यहाँ 31 राज्यसभा की सीटें हैं और सबसे अधिक हैं पूरे भारत में सभी राज्यों से। हालांकि राज्य तो राजस्थान बड़ा है, महाराष्ट्र बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है,
उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। फिर भी राज्यसभा का ज्यादा सीट इसी के पास है। क्यों? क्योंकि सीटों का जो निर्धारण होता है ना, वो जनसंख्या के आधार पे होता है, क्षेत्र के आधार पे मत जाइएगा ना कि राजस्थान बड़ा है तो वहाँ पे राज्यसभा सीट ज्यादा होगा, मध्य प्रदेश बड़ा है तो वहाँ पे राज्यसभा का सीट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का सीट जनसंख्या के आधार पे निर्धारित होता है। ठीक, सीट जो होता है ना, सीट वो जनसंख्या के आधार पे निर्धारित होता है। निर्धारित जनसंख्या, यानी जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगा वहां का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। ठीक, अगला पॉइंट समझते हैं। पद रिक्त, मृत्यु, इस्तीफा, यानी मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर तभी पद रिक्त होगा ना। इस्तीफा देंगे या तो मृत्यु होगी या तो क्या होगा कि राज्यसभा का उल्लंघन करने पर आपका जो आप पे मापदंड लगाकर आपको निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सीट खाली हो गई तो उपचुनाव कराती है चुनाव आयोग, उपचुनाव होगा, उपचुनाव होगा। ठीक है, यानी इसका जब पद रिक्त होता है ना, यानी कि कोई भी राज्यसभा का सदस्य अगर उसकी मृत्यु हो गई, चाहे वो इस्तीफा दे दिया या उसको किसी भी मानक आधार पे उसको राज्यसभा के उसका सदस्य भंग करके उसको हटा दिया गया, सदस्यता भंग करके हटा दिया गया, जैसे अभी हाल ही में राहुल गांधी का सदस्यता लोकसभा से हटाया गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में तो उपचुनाव होता है उनका। ठीक है, उनके स्थान पे फिर एक न एक लोग चुने जाएंगे, तो उपचुनाव होगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, उपचुनाव जिसे कहने का मतलब ये है कि कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। कोई भी सदस्य है अगर इसमें 3 साल अगर वो पद पे रहने के बाद अगर 3 साल के बाद या तो मर जाता है या तो उसका वो इस्तीफा देकर चला जाता है, तो उसका उपचुनाव जो होगा ना वो 3 साल के लिए ही होगा। यानी वो सदस्य सिर्फ 3 साल के बाद वो फिर रिटायर हो जाएगा। मान लीजिए कि वो 4 साल पद पे रहा, 4 साल पद पे रहा, वो मर गया। ठीक, तो उपचुनाव जो होगा वो केवल 2 साल के लिए होगा, यानी जो सदस्य चुन के जाएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए ही रहेगा। तो समझ में आया आप लोगों को? तो ये राज्यसभा का अवधि और निर्वाचन था। बस राज्यसभा के बारे में बस इतना ही जानिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा का निर्वाचन और अवधि। ठीक है, तो राज्यसभा का निर्वाचन अवधि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गई। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा की अवधि और निर्वाचन। तो आज की बस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।